हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज के 25 जून के एपिसोड में हम 4 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक्स हैं इलेक्टोरल फंडिंग से जुड़ी चैलेंजेस, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में क्यूआर कोड का इम्प्लीमेंटेशन, एशिया में क्लाइमेट वार्मिंग की अलार्मिंग रेट और यूएन वुमेन की रिपोर्ट ऑन राइजिंग मैनोस्फीयर। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्टोरल फंडिंग इश्यूज की। भारत में इलेक्टोरल एक्सपेंडिचर लिमिट्स कुछ इस तरह सेट की गई हैं। बड़े राज्यों के लिए लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का लिमिट है 95 लाख रुपीस, जबकि छोटे राज्यों के लिए ये लिमिट है 75 लाख। लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए ये लिमिट रेस्पेक्टिवली 40 लाख और 28 लाख में है। ये लिमिट्स इलेक्शन कमीशन द्वारा समय समय पर रिवाइज की जाती हैं, लेकिन ध्यान देने की बात है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज के एक्सपेंडिचर पर कोई लिमिट नहीं लगाता है ड्यूरिंग इलेक्शंस। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स या एडीआर के एनालिसिस के मुताबिक लगभग सभी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट्स इन एक्सपेंडिचर लिमिट्स को काफ़ी ज़्यादा ब्रीच करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज पर स्पेंडिंग का कोई लिमिट ना होने की वजह से एक अनइवन प्लेइंग फील्ड क्रिएट होती है। हाई इलेक्शन एक्सपेंडिचर से कई कंसर्न्स भी उठते हैं। सबसे पहला कंसर्न है करप्शन। जब कैंडिडेट्स एक्सेस पैसा खर्चा करते हैं तो इलीगल प्रैक्टिसेस जैसे वोट बाइंग या इलेक्टोरल मैनिपुलेशन का डर बढ़ जाता है। दूसरा कंसर्न है अनफेयर कंपटीशन। वेल्दी कैंडिडेट्स या पार्टीज को एडवांटेज मिलता है, जिससे इक्वल अपॉर्चुनिटी का डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल अंडरमाइन होता है। तीसरा कंसर्न है ब्लैक मनी का इन्फ्लुएंस और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अनअकाउंटेड मनी के यूज़ बढ़ जाती है जो इलेक्टोरल इंटीग्रिटी को इफेक्ट करती है। चौथा इश्यू है कॉर्पोरेट्स का अनड्यू इन्फ्लुएंस। कॉर्पोरेट फंडिंग का मिसयूज होता है और क्विड प्रो को सिचुएशंस क्रिएट होती है, और अंत में ये एक विशियस साइकिल क्रिएट करता है। पॉलिटिशियंस पैसा खर्चा करते हैं इलेक्शन जीतने के लिए, फिर पावर में आकर वो एक्सपेंडिचर रिकवर करने की कोशिश करते हैं, जो रेंट सीकिंग बिहेवियर का फॉर्म ले लेता है। इस प्रॉब्लम का एक प्रपोज्ड सोल्यूशन है स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देगी ताकि प्राइवेट डोनेशंस पर डिपेंडेंसी कम हो जाए। ये ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकता है और करप्शन को कर्ब करने में मददगार हो सकता है। स्टेट फंडिंग वैसे तो 2 तरीके के होते हैं। डायरेक्ट फंडिंग, जहां गवर्नमेंट डायरेक्ट मॉनेटरी असिस्टेंस देती है कैंपेन्स के लिए, और इनडायरेक्ट फंडिंग जिसमें सब्सिडाइज मीडिया एक्सेस, टैक्स बेनिफिट्स और पब्लिक स्पेसेस का फ्री यूज शामिल होता है। अगर इंटरनेशनली बात की जाए तो जर्मनी, फ्रांस, यूके और स्वीडन जैसे देश स्टेट फंडिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। इंडिया में ये आइडिया प्रपोज किया गया है, लेकिन फुल्ली इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ है। इस मुद्दे पर कई कमिटीज़ ने अपने रिकमेंडेशंस भी दिए हैं। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने 1998 में कहा था कि स्टेट फंडिंग से पुअर पार्टीज को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा। वहीं लॉ कमीशन ने 1999 में इसे डिजायरेबल बताया, लेकिन कंडीशंस रखा कि पार्टीज दूसरे सोर्सेज से फंडिंग ना लें। नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या NCRWC ने 2000 में इसे ओपोज किया और कहा कि पहले पार्टी रेगुलेशंस का फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश होना ज़रूरी है। उनका कंसर्न ये था कि स्टेट फंडिंग से पब्लिक एक्सचेकर पर बहुत प्रेशर पड़ेगा। इसी टॉपिक पर एक प्रिंस प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है क्यूआर कोड्स ऑन रोड्स अंडर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी PMGSY एक फ्लैगशिप स्कीम है जिसे 25 दिसंबर 2000 को लॉन्च किया गया था विद द गोल टू प्रोवाइड ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी टू रूरल एरियाज। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका सेकेंड फेज शुरू हुआ था 2013 में और इसका थर्ड फेज 2019 में स्टार्ट हुआ। 2016 में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज में रोड कंस्ट्रक्शन के लिए एक स्पेशल कंपोनेंट भी लॉन्च किया गया था। रही बात 2024 की, 2024 में एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ। सितंबर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने PMGSY का फेज 4 अप्रूव किया, जिसमें नॉर्थ ईस्टर्न और हिल स्टेट्स में कनेक्टिविटी इंप्रूव करने पर फोकस किया गया। PMGSY के अंदर रोड का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है फॉर 5 इयर्स पोस्ट कंस्ट्रक्शन। इस मेंटेनेंस को मॉनिटर किया जाता है थ्रू अ मोबाइल कम वेब ऐप कॉल्ड ई-मार्ग। ये ई गवर्नेंस का एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल हो सकता है। ई-मार्ग वैसे काम कैसे करता है? कॉन्ट्रैक्टर्स मेंटेनेंस करते हैं और बिल्स सबमिट करते हैं। फील्ड इंजीनियरिंग स्टाफ उस मेंटेनेंस का रूटीन इंस्पेक्शन करते हैं, फोटोज अपलोड करते हैं जो जियो टैग्ड होते हैं थ्रू द भुवन पोर्टल। इस वेरिफिकेशन के बाद कॉन्ट्रैक्टर का बिल क्लियर हो जाता है।
यहाँ एक लेटेस्ट इनिशिएटिव है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने स्टेट्स को कहा है कि हर मेंटेनेंस इंफॉर्मेशन डिस्प्ले बोर्ड पर क्यूआर कोड लगाया जाए। कॉमन पब्लिक इस क्यूआर कोड को स्कैन करके रोड के बारे में डिटेल्स देख सकते हैं। यूजर्स फोटोज भी अपलोड कर सकते हैं और फीडबैक विंडो में मेंटेनेंस इश्यूज रिपोर्ट कर सकते हैं। एथिक्स की कॉन्टेक्स्ट में ये एग्जाम्पल है टेक्नोलॉजी का यूज फॉर इम्प्रूव्ड गवर्नेंस, पब्लिक पार्टिसिपेशन और करप्शन रिडक्शन, यानी ई गवर्नेंस इन एक्शन। इसी टॉपिक पर एक प्लेन प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चलिए अब चलते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ, एशिया में क्लाइमेट वार्मिंग की अलार्मिंग रेट पर। वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या WMO के लेटेस्ट रिपोर्ट स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2024 के मुताबिक एशिया ने 2024 में अपने सबसे ज़्यादा वार्म ईयर रिकॉर्ड किया था। ग्लोबल एवरेज का कंपैरिजन में एशिया का वार्मिंग रेट डबल है। इसका इम्पैक्ट काफ़ी सीवियर है। पहला इफेक्ट है प्रोलॉन्ग्ड हीट वेव्स। इंडिया में ही पिछले साल 450 से ज़्यादा डेथ्स हुई हैं ड्यू टू एक्सट्रीम हीट। टेम्परेचर्स 45 to 48 डिग्री सेल्सियस के बीच गए। दूसरा इफेक्ट है एक्सिलरेटेड ग्लेशियर मेल्ट, जो सी लेवल राइज और कोस्टल एरियाज के सबमर्जेंस का रीज़न बन रहा है। इंडिया जैसे कंट्रीज़ के लिए ये कंसर्न और भी ज़्यादा है। और तीसरा एग्जाम्पल है डेडली साइक्लोन्स। साइक्लोन मिचांग ने चेन्नई में सीवियर फ्लडिंग कॉज किया था और इस साइक्लोन बिपरजॉय ने गुजरात को हिट किया था। WMO के रिपोर्ट के मुताबिक एशिया ज़्यादा फास्ट इसीलिए वार्म हो रहा है क्योंकि इसका लैंड मास काफ़ी बड़ा है। लैंड पे टेम्परेचर ज़्यादा क्विकली राइज करता है कंपेयर टू ओशंस। इसी टॉपिक पर प्लेन प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और अंत में चलते हैं एक इंपॉर्टेंट सोशो डिजिटल कंसर्न की तरफ, राइजिंग मैनोस्फेयर और जेंडर इक्वेलिटी पर इसका थ्रेट। मैनोस्फेयर का मतलब है एक ऐसा ऑनलाइन इकोसिस्टम जिसमें वेबसाइट्स, ब्लॉग्स और फोरम्स मैस्कुलिनिटी को प्रमोट करते हैं, लेकिन मिसोजिनी और एंटी फेमिनिस्ट सेंटिमेंट्स के साथ। UN वुमेन ने इसको जेंडर इक्वालिटी के लिए एक सिग्निफिकेंट थ्रेट बताया है। ये ट्रेंड बढ़ने के पीछे कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि डिजिटल एनोनिमिटी जो हेट्रेट स्प्रेड करने में आसानी प्रोवाइड करता है। सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स भी ऐसे कंटेंट को एम्पलीफाई करते हैं और इन्फ्लुएंसर्स जैसे एंड्रयू टेट इस आइडिया को पॉपुलराइज करते हैं कि मेन आर द विक्टिम्स ऑफ फेमिनिज्म। इंडिया में इस चैलेंज को टैकल करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। IT रूल्स 2021 के अंदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट को 24 आवर्स के अंदर रिमूव करना होता है। डिजिटल शक्ति इनिशिएटिव स्पेसिफिकली वुमेन को ऑनलाइन सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए लॉन्च किया गया था। अगर बात करें UN वुमेन की, तो 2010 में एस्टैब्लिश हुआ था UN वुमेन और इसका गोल है जेंडर इक्वालिटी ग्लोबली और विमेन एम्पावरमेंट। जाने से पहले आज के टॉपिक्स से हमने स्क्रीन पर दिए गए कीवर्ड्स के बारे में जाना जो UPSC में बहुत ही रेलिवेंट हो सकते हैं। इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए स्टे फोकस्ड एंड कीप प्रिपेयरिंग। दिस इज फोकस UPSC साइनिंग ऑफ। जय हिंद।